सभी को गुड मॉर्निंग। आज की जो अपनी क्लास है वो विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत इस पर आधारित है। ठीक है, विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल हमारे पास कौन सा है? गुलामी बल जो है वो विद्युत बल है। गुलामी बल जो है वो विद्युत बल है जो कि दो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य कार्य करता है। अध्यारोपण का मतलब क्या होगा? अध्यारोपण का मतलब है कि यदि आपके पास दो या दो से अधिक बिंदु आवेश उपस्थित हैं, उसके कारण किसी फ्रिक्शन आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसके कारण परिणामी बल निकालेंगे, तो इसको अपने कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत को अपने पढ़ते हैं। जैसे समझिए इसको, कि हमारे पास क्या है, एक ये Q1 बिंदु आवेश है, Q2 बिंदु आवेश है, Q3 बिंदु आवेश है, Q4 बिंदु आवेश है। इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु आवेश हो सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन आवेश एक ही है हमारे पास। और फ्रिक्शन आवेश को हमने कह दिया कि फ्रिक्शन आवेश आपके पास क्या है? Q0। फ्रिक्शन आवेश क्या होगा? Q0 होगा। ठीक है, तो अब Q1, Q2, Q3, Q4 जो है ये विभिन्न प्रकार के बिंदु आवेश हैं। इन बिंदु आवेशों के कारण Q0 पर बल लगेगा। उस बल का मान क्या होगा उसको अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहां देखिए Q1 के कारण Q0 पर जो बल लगेगा उसको अपने कह रहे हैं F01, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, F01 मतलब 0 पर 1 के कारण, तो इसलिए F01 लिखा हुआ है। यहां पर अपने लिखेंगे F02। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं अपने F03, ये आ जाएगा F03। ऐसी इसको लिख सकते हैं हम 4 वाले को। 4 वाले को भी हम लिख सकते हैं। 4 वाले को क्या लिखेंगे? F04। ये हमारे पास 4 हमने बिंदु आवेश माने हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 बिंदु आवेश है। यहां पर मैं लिख देता हूं Q1, Q2, Q3 एंड Q4 क्या है? बिंदु आवेश है। ये बिंदु आवेश है आपके पास। ठीक है, और Q0 जो है वो क्या है? फ्रिक्शन आवेश है। आपको इन सभी के जो नोट्स है वो मैं उपलब्ध करा दूंगा। ये सारे आपको नोट्स जो है वो स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि यदि अपने नोट्स बनाएंगे तो ये हमारे को अच्छे तरीके से याद रहेंगे। नोट्स सारे उपलब्ध करवा दूंगा मैं आपको। सारे के सारे जितने भी आज तक टॉपिक हुए हैं वो सारे जो टॉपिक होंगे उनके नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, Q0 जो है वो क्या है? फ्रिक्शन आवेश है। और इन सभी बिंदु आवेशों के कारण फ्रिक्शन आवेश पर लगने वाले बल का मान अपने को ज्ञात करना है, परिणामी बल का। ठीक, अब देखिए इसकी डिस्टेंस देखते हैं अपने। डिस्टेंस यहां पर इसको अपने कह रहा हूं मैं R01 वेक्टर। ये इसकी डिस्टेंस है, या आपने कह दें कि Q1 और Q0 के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है R02, R03, R04। किसी को कोई समस्या है इसमें? तो Q0 जो है वो फ्रिक्शन आवेश है। Q1, Q2, Q3, Q4 जो है वो बिंदु आवेश है, और इन सभी के हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिए हैं। हमें पता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में जो विद्युत बल का फार्मूला होता है वो होता है F के Q1 Q2 अपॉन में R² लिखते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच का जो फार्मूला है वो अपने ये लिखेंगे। अब मैं यहां पर अलग अलग आवेशों के कारण, Q1 के कारण Q0 पर, Q2 के कारण Q0 पर, Q3 के कारण Q0 पर और Q4 के कारण Q0 पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करेंगे। तो F0 क्या होगा? परिणामी बल होगा Q0 पर। तो यहां पर अपने लिख सकते हैं Q0 पर
विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल, ठीक है, लगने वाला परिणामी बल F0 क्या होगा? F0 है वो हमारे पास क्या आ गया? K Q1 Q0 अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा R01 वेक्टर का होल स्क्वायर और R01 कैप, ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस K Q2, इसको मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, K Q2 Q0 अपॉन में R02 वेक्टर का होल स्क्वायर R02 कैप प्लस K Q3 Q0 अपॉन में R03 वेक्टर का होल स्क्वायर R03 कैप, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या आएगा? प्लस K Q4 Q0 अपॉन में R04 वेक्टर का होल स्क्वायर R04 कैप, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के ऐसे बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, तो इसको अपने प्लस करके डॉट डॉट करके आगे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सभी को यहां तक समझ में आया क्या? F0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? K, देखो सभी में K कॉमन आ रहा है और Q0 भी कॉमन आ रहा है सभी में, तो K Q0 को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा यहां पर Q1 अपॉन में R01 वेक्टर का होल स्क्वायर और R01 कैप प्लस Q2 अपॉन में R02 वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन में R02 कैप प्लस Q3 अपॉन में R03 वेक्टर का होल स्क्वायर और R03 कैप प्लस Q4 अपॉन में R04 वेक्टर का होल स्क्वायर R04 कैप। और यहां से हम इसको आगे ले सकते हैं, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं ऐसे। अब बताइए इनमें से यदि हम इसको लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये जो प्लस वाले ब्रैकेट के अंदर है उसको अपने लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? दुष्यंत बता भाई। सिग्मा से। सिग्मा से, ओके, सिग्मा से लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा से कैसे लिखेंगे? F0 वेक्टर जो है वो मैं क्या लिखूं? K Q0 लिखूं, आगे क्या लिखूं? सिग्मा 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 Q0 I इक्वल टू 1 से लेकर n तक चलेंगे। पहले ये लिखेंगे, इसकी रेंज जो है वो I इक्वल टू 1 से लेकर और कहां तक है? n तक है। n तक QI दिख रहा है ना सभी को? RI QI अपॉन में R0I वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू R0I कैप, ठीक है। इसको अपने ऐसे लिख देंगे। ये परिणामी बल आ गया। क्या चीज है ये? परिणामी बल है। K Q0 सभी में कॉमन आ रहा है और यहां पर Q1 Q2 Q3 अपॉन में R01 वेक्टर का होल स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन में R02 और होल स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से ये वैल्यू बनेगी आपके पास,
ठीक है, तो F0 वेक्टर इक्वल टू KQ0 NI1 to N QI अपॉन में R0I का होल स्क्वायर और R0I को। दोबारा से मैं इसको समझा देता हूं। आपके पास बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 है, Q4 है, ऐसे बहुत सारे बिंदु आवेश हो सकते हैं। और परीक्षण आवेश आपके पास एक है Q0, टेस्ट चार्ज जिसको अपने कहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज हमारे पास Q0 है। इस Q0 पर इन सभी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है, विद्युत बलों के अध्यारोपण सिद्धांत जो है उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी? परीक्षण आवेश पर विभिन्न प्रकार के बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल का मान ठीक है, परिणामी बल का मान, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, यहां पर लिखिए। ये लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है? परीक्षण आवेश पर विभिन्न प्रकार के बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल का मान। ये परीक्षण आवेश है, इस पर विभिन्न प्रकार के बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल का जो मान होगा वो होगा अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अलग अलग कौन से विद्युत बल हैं आपके पास? ये है, इसके कारण क्या लग रहा है बल, इसके कारण क्या लग रहा है, इसके कारण क्या लग रहा है, इसके कारण क्या लग रहा है। तो पहले वाले के कारण Q1 के कारण Q0 पर ये बल लग रहा है, Q2 के कारण Q0 पर ये लग रहा है, Q3 के कारण Q0 पर ये लग रहा है और ये लग रहा है। आपको इसमें जो बल के फार्मूले रखने हैं वो बल के फार्मूले जो सदिश रूप पढ़ा है हमने कूलॉम के नियम का, वो वाला रखना है, क्योंकि उसमें दिशा भी आती है। ये कैप जो है आपको कल बताया था, जो कैप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? दिशा को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत बल की दिशा को। जैसे यहां पर देखिए कि Q1 जो है वो उसकी दिशा इस प्रकार से होगी, F01 वेक्टर इस साइड में होगी, और Q2 जो है उसके कारण विद्युत बल की दिशा ऐसे होगी, Q3 के कारण इधर ऐसे होगी। ठीक है, अलग अलग दिशाएं हैं सभी बलों की। तो इन सभी दिशाओं को उसका जो इकाई सदिश है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ही बिंदु आवेश लिए हैं, अपने बहुत सारे बिंदु आवेश की बात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इनमें से कॉमन ले लिया, KQ0 कॉमन ले लिया, सभी में कॉमन आ रहा है। जो चीज अंदर बची है उसको हमने अंदर लिख दिया और डॉट डॉट इस प्रकार से आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे आएगा, तो उन सभी को मिला के हमने लिख दिया QI। ठीक है, I कहां से चल रहा है? 1 से चल रहा है, और कहां तक जाएगा? N तक जाएगा, तो I को एक बार लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर देखो R01, R02, R03, R04, R05 आएगा आगे, ऐसे चलता जाएगा, तो उसको भी अपने क्या लिख दिया? 0, 0, 0, तो सभी में सेम है, तो R0I। कैप की बात करें, R01, R02, R03, R04, R05, R06 इस प्रकार से आगे चलेगा, तो 1, 2, 3, 4 ये चल रहा है, तो इसको भी अपने क्या लिख दिया? I। सभी में I एक जैसी चलेंगी, इसलिए समेशन जो है वो एक ही आया है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। यदि मैं 1 खोलूंगा तो पहले वाला आ जाएगा, 2 रख के खोलूंगा तो दूसरे वाला आ जाएगा, 3 रख के खोलूंगा तो तीसरे वाला आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे मर्ज करके लिख सकते हैं
ये फार्मूला, मेन फार्मूला कहलाता है विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो समान जाति वाले बल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, या ये माइनस है, ये माइनस है, तो इनके कारण जो बल होंगे वो इस प्रकार से बाहर की ओर होगी उनकी दिशा। और यदि विपरीत प्रकृति वाले हैं, प्लस और माइनस है, तो बल की दिशा ऐसी होगी। ये दो चीजें आपको इन न्यूमेरिकल को करने के लिए याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, यहां पर हमने क्या किया कि एक बल आवेश रखा जिसका मान है Q1। यहां पर भी हमने एक आवेश रखा, इसको Q ही कह दे, इसका मान है -Q। यहां पर हमने रखा, इसका मान है +Q, ठीक है। अब इसको अपने ऐसे जरूर लिख सकते हैं कि ये Q1 बराबर Q है, ये Q2 बराबर -Q है, ये Q3 बराबर +Q है, ठीक है। इसको अपने नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे इसको? ABC नाम दे दिया हमने, A, B और C, ये नाम दे दिया। हमें निकालना है A बिंदु पर परिणामी विद्युत बल। यहां पर क्वेश्चन है, A बिंदु पर परिणामी विद्युत बल। उसको अपने को निकालना, ठीक है। किस प्रकार से निकालेंगे तो वो देखिए। अब पहले तो अपने को दिशा ज्ञात करनी है। ये -Q जो Q2 है, यानी कि A पर जो बिंदु विद्युत आवेश रखा हुआ है वो कौन सा है? -Q है, यानी कि Q2 है। इस Q2 पर कौन कौन से आवेश बल लगा सकते हैं? एक तो ये वाला लगा सकता है, एक ये लगा सकता है। तो अब इसके कारण, पहले इसके कारण देखें, तो इसके कारण बल की दिशा होगी इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से दिशा होगी। इसको अपने नाम दे देते हैं FA। पर लग रहा है, कौन लगा रहा है? B लगा रहा है, तो FAB नाम दे दिया। अब दूसरा आवेश ये बचा हुआ है, ये भी इस पे बल लगाएगा, तो इसके कारण क्या होगा? ऐसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये? एक मिनट, यहां पर थोड़ी दिशा गलत बता दी। दिशा गलत बता दी। ये माइनस है ना, तो माइनस के कारण दिशा इधर आएगी, माइनस के कारण दिशा इधर आएगी। प्लस होता तो बाहर जाता, माइनस है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। ऐसे ही ये माइनस है, ये प्लस है, इन दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा। तो यहां पर इसके लिए वैल्यू आ जाएगी FAC। दोबारा से सुन लो, ये B पर जो आवेश रखा हुआ है वो प्लस का रखा हुआ है, A पर जो आवेश है वो माइनस का रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। तो इसलिए तीर के चिन्ह जो होगा वो ऐसे होगा। यहां पर ये प्लस है, यहां पर ये माइनस है, तो भी इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, तो ये तीर का चिन्ह अंदर की ओर होंगे, एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि जो A है, A बिंदु पर या A पर जो रखा हुआ -Q आवेश है, उस पर दो प्रकार के बल काम कर रहे हैं, एक तो FAB और एक FAC, ठीक है। सभी को ये समझ में आया कि नहीं? पहले तो ये बताइए। यस सर। किसी को प्रॉब्लम है, जिसको समझ में नहीं आया तो वो बोल के बता सकता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। यदि आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं ये मान लूंगा कि आप सभी को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया, आवाज नहीं आई आपकी। अब यहां पर इस त्रिभुज को हम ये मान के चल रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री एंगल होता है। प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी आवेश पर जो लगने वाले विभिन्न प्रकार के बल हैं उनका सदिश योग होगा, ठीक है। तो अध्यारोपण के लिए हमने त्रिभुज के नियम भी पढ़े हुए हैं और समांतर चतुर्भुज का नियम भी पढ़ा हुआ है। तो वहां से अपने क्या कर सकते हैं? इस ए बिंदु पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो अपने ये देखें कि Q1 के कारण Q2 पर बल, ठीक है, वो ये वाला है। तो इसको अपने लिख सकते हैं FAB वेक्टर इक्वल टू
क्या आएगा, इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, Q1 Q2 अपॉन में इसकी डिस्टेंस जो है ना वो अपने L मान ले, ठीक है, ये भी L हो गई, ये भी L हो गई, क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ये मैं आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से बना के करा रहा हूं, अपॉन में क्या आ गया भाई, L², ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम ऐसे देखो, इसका परिमाण लिख सकते हैं अभी फिलहाल, इसकी जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन अपने को ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे ए से बी की ओर, ठीक है। एफ ए बी जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर इसकी डायरेक्शन है एफ ए बी, मतलब ए पर जो लगने वाला विद्युत बल है इस क्यू के कारण, जो बी पर विद्युत आवेश रखा हुआ है उस पर लगने वाला जो विद्युत बल है उसकी दिशा जो है वो ए से बी की ओर है। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि इस सी पर जो Q3 आवेश है, Q3 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं Q3 के कारण Q3 पर बल, ठीक है, उसको अपने क्या लिखेंगे, F वेक्टर AC, और उसका अपने क्या ले लेंगे, मोल, ठीक है। कैप से लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं K2 Q3 अपॉन में क्या आ गया, L², और इसकी दिशा कैसे है, इसकी दिशा है A से C की ओर, तो A से C की ओर, ये होगी जी इसकी दिशा, ठीक। Q3 के कारण Q3 के कारण ये लिखना है Q2 पर। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये तो इसकी दिशा तो A से B की ओर है, इसकी दिशा A से C की ओर है, ठीक है। आपने देखो एक एग्जांपल, दैनिक जीवन का एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक वस्तु है कोई भी m द्रव्यमान की, एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम है मोहन, एक व्यक्ति है उसका नाम है मान लीजिए सोहन, वो तो क्या करता है, इस वस्तु को, ये मोहन जो है वो इस वस्तु को इधर खींचता है और ये सोहन इस वस्तु को इधर खींचता है, ठीक है, एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं विपरीत दिशा में। तो अब उस स्थिति के अंदर क्या आएगा, उस स्थिति में अपने ये कहेंगे कि भाई या तो वस्तु मोहन की तरफ जाएगी या वस्तु किसकी तरफ जाएगी, सोहन की तरफ जाएगी, ठीक है। अब किसकी तरफ जाएगी, जिसकी तरफ बल ज्यादा होगा उसकी ओर जाएगी। मान लीजिए सोहन ने लगाया 6 न्यूटन का बल और मोहन ने लगाया 5 न्यूटन का बल, तो बताइए किसकी ओर जाएगी वस्तु, सोहन की तरफ। सोहन की तरफ जाएगी, ठीक है, हाँ जी। ऐसी हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें अपने ये कह सकते हैं कि भाई ये m द्रव्यमान की वस्तु है और ये अजय है, एक और व्यक्ति इसके साथ जुड़ जाता है, ये है विजय, ठीक है। अजय जो है वो 3 न्यूटन का बल लगाता है, ये 5 न्यूटन का बल लगाता है, तो अब बताइए वस्तु किसकी ओर जाएगी, अजय और विजय एक ही डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं कि वस्तु को एक ही ओर खींच रहे हैं, तो इसका मतलब अजय की दिशा भी वही है, विजय की दिशा भी वही है, तो टोटल बल इस पे लग जाएगा 8 न्यूटन का। यहां पर जो है टोटल बल जो होगा वो 1 न्यूटन का होगा, क्योंकि ये 5 तो इधर चला गया, 6 इधर चला गया, तो 6 में से 5 निकालना पड़ेगा आपको, तो 1 न्यूटन का ही बल लग रहा है m द्रव्यमान पर परिणामी, और यहां पर परिणामी जो है नीचे वाले पर लग रहा है 8 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर परिणामी लग रहा है जो
8 न्यूटन का लग रहा है और यहां पर कितना लग रहा है 5 तो इधर लग गया और 6 इधर लग गया, यानी कि 1 न्यूटन का ही परिणामी बल लगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट, अब मैं ये बता रहा हूं, इस चीज को बताना है आपको कि अब n द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर क्या करता है। अब नया नाम ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए मैंने एक नाम ले लिया दुष्यंत, ठीक है, दूसरा नाम ले लिया सुनील। सुनील तो इस वस्तु को इधर खींचता है इस दिशा में, तो मान लीजिए उसने 6 न्यूटन का बल लगाया, और दुष्यंत जो है इस वस्तु को इधर खींचता है, तो मान लीजिए उसने 8 न्यूटन का बल लगाया। अब बताओ वस्तु किधर जाएगी? सर इसका दुष्यंत परिणाम कोई खींच रहा है, हैं? हाँ भी दुष्यंत तू बता बेटा। सर इसके परिणामी की तरफ, दोनों परिणामी कहाँ होगा इसका? दोनों बलों के बीच में। हाँ, तो यहाँ पर कोई फार्मूला लग रहा है क्या, कोई थ्योरम लग रही है? यस सर। कौन सी लग रही है? सदिश योग का सर। हाँ, समांतर चतुर्भुज का नियम लग रहा है, यही लग रहा है ना? यस सर। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन के अंदर हमारे को कोई समस्या नहीं है, दोनों एक ही दिशा में थे, बस एक ही लाइन पर थे। यहाँ पर दिशा अलग अलग है, लाइन एक ही है। यहाँ पर दिशा भी एक है, लाइन भी एक है, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ऊपर वाले में। लेकिन यहाँ पर एक समस्या पैदा हो जाती है, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर FAB और FAC दोनों एक ही दिशा में नहीं है, तो इनका परिणामी निकालने के लिए हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं कि ये P है, ये Q है, इसके बीच में थीटा है, तो ये हो जाएगा R। ठीक है, इस कंडीशन में हम परिणामी R इक्वल टू इस प्रकार से निकालते हैं। ये बड़ा फार्मूला अब अपने को यहां पर लगाना है, ठीक, तो इसका परिणामी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे A पर परिणामी बल, A पर जो परिणामी बल निकालना है वो FA लिखेंगे उसको, और उसको निकालने के लिए अपने को ये ऊपर वाला ही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, F AB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2FAB FAC कॉस ऑफ, यहां पर देखिए 60 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर 60 डिग्री लिखेंगे। FA इक्वल टू अंडर रूट FAB का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर है, तो यहां पर अपने लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन में L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस K Q2 Q3 अपॉन में L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2K Q1 Q2 अपॉन में L स्क्वायर K Q2 Q3 अपॉन में L स्क्वायर कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यहां पर देखिए Q1 Q2 Q3 ये सारे परिमाण में Q है। आपको ये जो माइनस है, ये माइनस जब अपने रखेंगे यहां पर, तो माइनस नहीं रखना, उसको प्लस में ही रखना है। माइनस सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी प्रकृति जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर अपने फार्मूले में ये लिख देंगे कि Q, ये भी Q है और ये Q2 जो है वो माइनस Q है, लेकिन इसको अपने Q लेके चलेंगे, तो Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर का होल स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, यहां पर देखिए ये भी Q है, ये भी Q है, और ये L स्क्वायर, ये भी Q है, ये भी Q है, अपॉन में L स्क्वायर, तो 2 बार गुना में एक जैसी वैल्यू हो रही है,
तो इसको भी अपने क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताइए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताओ। 1/2। 1/2। 1/2, ठीक है, 1/2 होती है। तो 1/2 लिख दिया, ये कैंसल आउट हो गया इससे। अब कितने हो गए, एक ही जैसे वैल्यू है लेकिन वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई, ठीक है। तो एफ ए इक्वल टू, देखो 1 2 3, लेकिन ये अंडर रूट में है तो इसलिए आ जाएगा आपके पास √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोबारा देख लो इसको, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 3 बार आ रहा है तो 3 से गुणा कर दिया मैंने इसको। अब जब अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो एफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट जो है जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये ऊपर वाला स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका मान, ठीक है। तो ये आ गया ए बिंदु पर परिणामी विद्युत बल, जिसकी वैल्यू अपने पास ये आ गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे।